Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we are starting chapter 4 of class 9th, structure of the atom. Okay, इस lecture में हम बात करने वाले हैं class 9 के chapter 4 structure of atom. This is the last chapter of chemistry. Okay, तो आज इस lecture में हम इसी chapter को discuss करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस lecture में वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे इनकी डिस्कवरी किस बेसिस पर हुई और किस टाइप से इनकी डिस्कवरी हुई. ठीक है, प्रैक्टिकली और डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किन किन साइंटिस्ट ने की है और किस टाइप से और किस बेसिस पर प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकली उन्होंने इसको डिस्कवर किया. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था वो थे जॉन डाल्टन. ठीक है, सबसे पहले किन्होंने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में. ठीक है, 1808 में. ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है हमारा, जो एटम है ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का. देखिए जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, ये डाल्टन ने बताया. और उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का. ठीक है, उससे छोटा पार्टिकल होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और उन्होंने इसके बेसिस पर अपनी एक थ्योरी भी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और इस थ्योरी के बारे में बच्चों मैं आपको लास्ट लेक्चर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं. ये थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा. और अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो सभी चैप्टर्स की, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 सभी चैप्टर्स की चैनल पर प्लेलिस्ट रेडी है, आप वहां जाकर उस चैप्टर की स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं. तो डाल्टन ने जो दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो थ्योरी कहीं कहीं सेटिस्फाई करती है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई करती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हैं, तो डाल्टन्स थ्योरी उनको क्या करती है? वेरीफाई करती है. ठीक है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए जहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उनको वेरीफाई नहीं कर पाई. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाई एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कि एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मासेस और प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है. ठीक है, ये दो पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की. ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है. अब बात आती है कि एटम्स में जो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस है, मतलब उसमें चार्जेस कहां से आते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन पर क्या होता है? चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल एटम होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है. क्लियर हुआ इतना आपको? तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस आए कहां से? तो हमने क्या किया कि साइंटिस्ट ने, या जर्नली भी, वो प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स किए. ठीक है, वो प्रैक्टिकल्स क्या थे? सपोज हम अपने हेयर को कॉम्ब की हेल्प से स्टे कर रहे हैं. ठीक है, अपने बाल को संवार रहे हैं, तो क्या होगा? अब वो जो कॉम्ब है, अगर हमारे जो हेयर है वो ड्राई होंगे और हम उनको सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, उस कॉम्ब को हम किसी भी पेपर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पीसेस के पास लेकर आते हैं, तो क्या होता है? वो उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, कॉम्ब जो है वो पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. सिमिलरली अगर हम ग्लास रोड ले और उसको सिल्क क्लॉथ की हेल्प से रब करें, तो उसके बाद वो ग्लास रोड बैलून है तो उसको वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये किस बेसिस पर हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं.
ठीक है, और चार्जेस ही एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोम्ब है और साथ में जो ग्लास रोड है उन पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, तभी ये कोम्ब पेपर को अट्रैक्ट कर रही है और ये ग्लास रोड बैलून को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ग्लास रोड और कोम्ब एक पेपर को और बैलून को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये चार्ज आया कहां से, क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो सभी कंपाउंड्स हैं वो सभी मैटर से मिलकर बने होते हैं और मैटर मिलकर बना होता है एटम से। ठीक है, अब ये तो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से, यानी कि इसके जो एटम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। इस प्रैक्टिकल से क्या क्लियर हुआ कि इन दोनों में जो चार्ज आ रहा है ये मैटर से मिलकर बने हैं और मैटर मिलकर बना होता है एटम से। क्लियर हुआ इतना, और एटम के पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं चार्ज प्रेजेंट है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो एटम है, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम इज डिविजिबल एंड इट हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे कि एटम मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इन प्रैक्टिकल से हमने क्या देखा कि जो एटम है वो भी डिविजिबल है, वो डिवाइड हो सकता है, उसके पीसीस हो सकते हैं, और उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे आर इन नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ। आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इनके ऊपर क्या किए, थ्योरीज दी, इनके बेसिस पर प्रैक्टिकल किए और प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और इनकी डिस्कवरी कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है डायग्राम, इसीलिए मैंने पहले से ड्रॉ किए हुए ताकि टाइम को हम सेव कर सकें। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट का नेम क्या था, जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने 1897 में अपना प्रैक्टिकल दिखाया और उसकी हेल्प से शो किया कि हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी पॉसिबल, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो सकती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने यहां पर 2 डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, हम पहले फर्स्ट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम शो करता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किस टाइप से, किस बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये डायग्राम बताएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने सबसे पहले कैथोड रेज, ठीक है, किसकी डिस्कवरी की, कैथोड रेज की। और इन कैथोड रेज के बेसिस पर ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेस किया। ठीक है, उनको स्टार्ट किया, कैसे बताया, किसके बेसिस पर बताया, कैथोड रेज के बेसिस पर बताया, किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यही बेसिस रहे किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब ये कैथोड रेज क्या होती है, पहली बात कैसे प्रैक्टिकली उन्होंने शो किया डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है, जिसमें कि कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लास ट्यूब है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि बाद में हम इसमें से सभी
जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको रिमूव कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि दो बेसिस हैं, ये दो सिरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दोनों सिरे, दोनों साइड से ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, बंद है। ठीक है, सील ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पर दो ग्लास प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक, अब इन ग्लास प्लेट्स को बाहर एक इंडक्शन कॉइल से अटैच किया हुआ है। जो पार्ट इंडक्शन कॉइल जहां से कि हमें वोल्टेज मिलती है, इंडक्शन कॉइल क्या होता है, जहां से हमें हाई वोल्टेज मिलती है, अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पर 10,000 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर वेरी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो इंडक्शन कॉइल यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट प्लेट्स का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस कॉइल के, वो पार्ट क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, और जो पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो पार्ट क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं, ये कैथोड और एनोड होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। जैसे आपने घर पर अपने बैटरी देखी होगी, तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और कंबाइंडली दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। वो वन बाय वन मैंने आपको क्लियर कर दिया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, यहां से ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको एक वैक्यूम पंप से हमने अटैच किया हुआ है, वैक्यूम पंप एस से। ये जी क्या है, जी डिनोट कर रहा है इस ग्लास ट्यूब को, एस क्या है, यहाँ पर वैक्यूम पंप है, और ये इंडक्शन कॉइल है, और इंडक्शन कॉइल के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं कैथोड और एनोड। ठीक है, ए एंड बी। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद इस पंप की हमको क्या रिक्वायरमेंट हुई, इस पंप की हमें रिक्वायरमेंट हुई कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में से जो भी चार्ज है, जो भी चार्जेस प्रेजेंट है, जो भी एयर प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, उनको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। अगर प्रेशर हाई रहेगा तो डिस्चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से जितनी भी गैसेस और एटमॉस्फेयर जो एयर प्रेजेंट है उसको यहाँ से निकालना होगा, वो किसकी हेल्प से होगा, वैक्यूम पंप की हेल्प से होगा। ठीक है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई होगी और ये वैक्यूम पंप की हेल्प से हम इसका सक्शन कर देंगे, तो यहाँ से गैसेस और एयर रिमूव हो जाएगी और डिस्कवरी पॉसिबल हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या समझ आया आपको। उसके बाद चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो क्या किया गया, सबसे पहले जे थॉमसन ने देखा कि जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेशर जितना भी है उसी पर क्या किया उन्होंने, वैक्यूम पंप से अभी कोई भी एयर और गैस को रिमूव नहीं किया और इंडक्शन कॉइल से वोल्टेज को अप्लाई किया। जब वोल्टेज को अप्लाई किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना, मतलब किसी भी रेज का निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इतना हाई था। ठीक है, तो यहां से कोई भी रेज नहीं निकली। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो यहाँ पर प्रेशर, मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर हाई था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हाई प्रेशर पर पुअर कंडक्टर है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को अप्रोक्सीमेट 1 mm के आसपास लेकर आए, 1 mm ऑफ मरकरी। देखिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो मरकरी के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर में प्रेशर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, तो 1 mm के आसपास लेकर आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहां से थोड़ा सा ग्लो होना स्टार्ट हो गई डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या हो गई, ग्लो होना स्टार्ट हो गई, जलने लग गई। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब को वहां पर अटैच किया है जो कि लाइटिंग कर रही है, ग्लो कर रही है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या किया, इन्होंने प्रेशर को और थोड़ा सा डिक्रीज किया, ग्लो होना स्टार्ट हो गई, उन्होंने क्या किया और डिक्रीज किया। तो और ज्यादा डिक्रीज होने पर क्या हो गया कि पूरी जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। पहले तो वो थी फर्स्ट, ग्लो करना स्टार्ट हो गई,
सेकंड पे क्या हो गया, वो पूरी ब्लैक हो गई, ब्लैक बैंड्स उसमें बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, और ज्यादा प्रेशर को डिक्रीज किया, अप्रोक्सीमेट 0.001 mm, यानी कि 1 mm का भी 1000 पार्ट उन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब डिस्चार्ज ट्यूब तो पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई दी, बट उन्होंने क्या देखा कि एक साइड पर, यहां पर कैथोड के जस्ट अपोजिट साइड, इस साइड पर जहां पर एनोड है, वहां पर एक ग्रीन येलो कलर का ग्लो उन्हें दिखाई दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बार बार यूज होगा। फ्लोरिसेंस का मतलब होगा कि जहां पर ग्लो हो रहा हो, लाइटिंग ज्यादा हो, ठीक है। ग्रीन येलो कलर का ग्लो यहाँ पर उन्होंने एनोड साइड देखा। इससे उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैथोड से क्योंकि दूसरी साइड पर ग्लो हो रहा है, तो कैथोड से कुछ ऐसी रेज चलती हैं जो कि यहाँ पर ग्लो को डेवलप कर पा रही हैं। तो कैथोड से जो रेज निकल रही हैं, उन रेज का उन्होंने नाम क्या दिया, कैथोड रेज, ठीक है। क्या नाम दिया उन्होंने, कैथोड रेज दिया, उन रेज का नाम जो कि कैथोड से निकल रही हैं और जस्ट अपोजिट साइड पर क्या कर रही हैं, ग्लो डेवलप कर रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस। और ये ग्लो तब डेवलप हो रहा है जब यहाँ पर इंडक्शन कॉइल की हेल्प से हम हाई वोल्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट, जिसकी वजह से जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब का वो कितना हो जाता है, 0.001 mm, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो यहां से डिस्कवरी हुई किसकी, कैथोड रेज की। अब कैथोड रेज ही हमारा बेसिस बनेगा फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बात कर लेते हैं कि कैथोड रेज एक्चुअल में है क्या। तो कैथोड रेज मैंने आपको बताया, दोज रेज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड मेक अप ए ग्लो ऑन द अदर इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है। ऐसी रेज जो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और कहां पर, एनोड से टकराती है और वहां पर एक ग्रीन येलो कलर का ग्लो डेवलप करती है, उन रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। जैसे कि आपको डायग्राम में, ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी नीचे वाले डायग्राम की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है। अब कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज हमेशा एक, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कैथोड रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो क्या लिखेंगे, कैथोड रेज आर मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, या ए वर्ड यूज ना करें, आर मूव इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। वो हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइंस में चलती है। समझ आया आपको इतना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसे पता चला हमें कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर यहां पर हम कोई भी सब्सटेंस रख दे, सपोज यहां पर हम एक फैन रख देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये फैन जिस टाइप का है उसी की शेडो ये यहां पर बना देगा, जहां ग्लो हो रहा है यहां पर इसकी शेडो बन जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, भाई शेडो तभी तो बनेगी जब कोई लाइन स्ट्रेट जा रही है, उस पर डायरेक्टली अटैक कर रही हो और उसकी शेडो पीछे बन जाएगी। जैसे सनलाइट आती है हमारे बैक साइड पे अटैक करती है और हमारी जो है शेडो वो नीचे बनती है जमीन पर, ठीक है, ठीक अपोजिट साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्लियर हुआ इतना। नंबर 2 पॉइंट, दे आर मेड बाय मेटीरियल पार्टिकल्स। ये किससे मिलकर बनी होती है, मेटीरियल पार्टिकल से, मतलब इनका मास भी होता है पार्टिकल्स का। क्यों, क्योंकि जो ये फैन हमने इनके वे में रखा है, इनके रास्ते में रखा है, इसको ये क्या है, घुमा देती है, ठीक है, इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका खुद का कुछ मास है, ये अपना मास रखती है, पावर रखती है, तभी तो ये इसको घुमा पा रही है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, they carry नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या करती है, कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब कैरी,
ये नेगेटिव चार्ज ही क्यों कैरी करती हैं, ऐसा हमें कैसे पता चला? तो ऐसा हमें पता चला बच्चों कि यहाँ पर जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स के थ्रू होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा यहाँ पर और एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। आपकी बुक्स में डायग्राम दिया होगा, आप वहां देख सकते हैं। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप किया, एक साइड होगी पॉजिटिव साइड और एक होगी नेगेटिव साइड, तो ये जो लाइट रेज है, कैथोड रेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। सपोज हमारे पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या आ रही है, कैथोड रेज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये इस साइड डिस्ट्रैक्ट हो गई, पॉजिटिव साइड में डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब पॉजिटिव साइड में तो वही डिस्ट्रैक्ट होता है जो कि नेगेटिव होता है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि कैथोड रेज आर नेगेटिव, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे डेवलप हीट, ये हीट को डेवलप करती है, मतलब जो ये फैन हमने इसके रास्ते में रखा है, ये इसको चलाएंगी तो है, रिवॉल्व तो कराएंगी, साथ में इसको हीट अप कर देंगे, गर्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीट का डेवलपमेंट करती है। फिफ्थ पॉइंट, दे डेवलप्ड एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक्स एट टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये एक्स रेज को डेवलप करती हैं जब ये स्ट्राइक मतलब टकराती हैं किसी हैवी मेटल से, जैसे कि टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, तो ये एक्स रेज का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि कैथोड रेज की हमें पता होनी चाहिए और ये हमारी स्टडी में काफी हेल्पफुल रहेंगी। कैथोड रेज क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसलिए कैरी करती है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है दे डेवलप हीट, ये हीट का डेवलपमेंट करती है क्योंकि अपने रास्ते में रखे हुए ऑब्जेक्ट को गर्म कर देती है। Fifth point, they developed X-ray when strikes at tungsten and molybdenum, etc. ये X-rays का डेवलपमेंट करती हैं जब इनके रास्ते में ये स्ट्राइक करती है किसी भी हैवी मेटल से, लाइक एज टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम, भाई टंगस्टन और मॉलिब्डेनम भी मेटल्स हैं, अगर आपने नहीं सुना इनके बारे में तो टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, मॉलिब्डेनम को MO से, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम आपने सुना है, अभी आप 9th क्लास में हैं तो आपने वो मेटल सुनी हुई है, ये मेटल्स अभी आपने नहीं पढ़ी है, हैवी मेटल्स होती हैं, आगे आने वाली सीनियर क्लासेस में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हैवी मेटल से कैथोड रेज टकराती हैं तो एक्स रेज डेवलप होती है, ठीक है। समझ आया आपको इतना? तो यहां से डेवलपमेंट हो गया किसका, कैथोड रेज का। उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पर। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, कैथोड रेज से ही। ये जो कैथोड रेज है, जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड से स्टार्ट हो रही है, बट ये कैथोड भी तो किसी पार्ट से मिलकर बना होगा। तो जिस पार्ट से ये मिलकर बना होते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, भाई उन पर नेगेटिव चार्ज है, पर है कितना, मास कितना है उसका, ठीक है। तो ये पार्ट जे थॉमसन ने प्रैक्टिकली दोबारा से इसका वैल्यू को फाइंड आउट किया। उन्होंने क्या किया कि यहां से डायरेक्ट तो चार्ज और मास की वैल्यू पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने क्या किया, एक रेशो फाइंड आउट किया, E/m, ठीक है। इस रेशो E/m की वैल्यू
किस तरीके से फाइंड आउट की उन्होंने क्या किया कि जो प्रैक्टिकल था उसी को थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया उसी में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप कर रहे थे तो बार बार उन्होंने देखा कि जो रेशो आता है चार्ज का और मास का, एक वैल्यू आती है वो हमेशा इक्वल आती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। देखिए चार्ज, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्योंकि चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। तो उन्हीं के नेम पर, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने उसकी डिस्कवरी की थी। इसी तरीके से चार्ज की डिस्कवरी कूलाम ने की थी, तो उन्हीं के बेसिस पर इनकी यूनिट है क्या, कूलाम। और मास क्या है, पर तो हो गया, अपोजिट साइड में हो गया, अपोल में हो गया, केजी होगी यूनिट मास की, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी यूनिट कितनी हो जाती है, कूलाम पर केजी, ठीक है। तो उन्होंने E अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे R.A. मुलिकन। कौन थे, R.A. मुलिकन। उन्होंने क्या किया, अपना एक ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया, ऑयल ड्रॉपलेट्स। अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए उन्होंने, अलग अलग ऑयल ड्रॉप्स ली और उन्होंने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड को वेरीफाई किया और स्पीड को वेरीफाई करने के बाद उन्होंने देखा कि हमेशा जो स्पीड आ रही है, जो वैल्यू आ रही है चार्ज की, वो हमेशा मल्टीपल आ रही है किसका, 1.6 10⁻19 का, ठीक है। जो चार्ज है वो हमेशा मल्टीपल आता है किसका, भाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से हो जाए, 10 से हो जाए। वाटर ड्रॉप, ऑयल की ड्रॉपलेट्स उन्होंने चेंज करते रहे, पर चार्ज क्या हो रहा है, हमेशा किसका मल्टीपल आ रहा है, इस वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। एक यूनिट हमारी चार्ज की वो किसके इक्वल उन्होंने मान ली, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने हैं, कैथोड से स्टार्टिंग हो रही है। कैथोड होता है नेगेटिव, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चार्ज की वैल्यू तो आ गई, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता चल चुका है। उसके बाद आ जाते हैं मास पर। अब वो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस रेशो की हेल्प से। अभी मैंने आपको बताया कि E अपॉन m, इसकी वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना फाइंड आउट किया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहां पर क्या होगा कि मास कैसे निकलेगा, देखिए मास कैसे निकलेगा, अगर मैं E को डिवाइड कर दूं E अपॉन m से, E से E कैंसिल हो जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 1.76 10⁻11 से। ये है हमारा कूलम और ये है कूलम पर केजी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा, 10 ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये भी माइनस की हो जाएगी या नीचे ही रख सकते हैं आप। यहाँ केजी में वैल्यू आ जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेट 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगी 9.1 इंटू 10⁻28। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, कहीं पर ये, आपको याद हो जानी चाहिए ये टर्म्स। एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और उसका मास कितना होता है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में जितनी भी क्लासेस में आप न्यूमेरिकल्स करेंगे सभी जगह यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मास भी हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन का और हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया, चार्ज और मास की वैल्यू कितनी होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक इलेक्ट्रॉन जो हमने फाइंड आउट किया है, एक पार्टिकल, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी,
ठीक है। तो डेफिनेशन अब हम नोट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन है क्या एक्चुअली, तो इलेक्ट्रॉन क्या है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोटेशन किससे करेंगे, -1e0। अब इससे क्यों करेंगे मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम और ऑफ एन मैटर, कुछ भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफ एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड its mass is 1/1848 times of the mass of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी आपको लग रही होगी, बट एक्चुअल डेफिनेशन यही है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक, मैंने अभी आपको बताया कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिससे कि एटम मिलकर बना होता है, ठीक है, जो एक नेगेटिव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और इसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम का 1/1848 टाइम्स होता है, मतलब नेग्लिजिबल हो गया एक तरीके से, मान लीजिए हाइड्रोजन का मास पहले ही बहुत कम है, ठीक है, 1 और 1 का इतना पार्ट है। अब ध्यान देंगे, इसको हमने इससे क्यों डिनोट किया, E से मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉन, -1 से मतलब इसका चार्ज, और 0 से मतलब हो गया इसका मास, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आया कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे डिस्कवर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, मतलब हर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो हर एटम में प्रेजेंट होता है, ऐसा प्रूफ किस बेसिस पर किया साइंटिस्ट ने, किस बेसिस पर कहा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। उन्होंने क्या किया कि बार बार अलग अलग गैसेस को चेंज किया यहाँ पर, बट उन्होंने क्या देखा कि वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आ रही है, मतलब कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि हर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू सेम आ रही है, समझ आया। तो यहां से प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड क्वेरीज कोई भी ना हो आपकी, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए डायग्रामेटिकली, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये जो नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, फर्स्ट डायग्राम था हमारा कैथोड रेज के लिए, या बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है। अब कैसे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, भाई इलेक्ट्रॉन्स पर मैंने आपको पढ़ाया कि कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद हमें तो ये पता है कि कोई भी एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां से स्टार्टिंग हो जाती है प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन्स क्या है, जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उसी का ही जस्ट अपोजिट कोई भी पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होगा जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होगा।
भाई पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, न्यूट्रल कर देगा उसको। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो एटम में कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा प्रेजेंट है जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होगा। अब वही पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में सबसे पहले बताया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नेम क्या था, गोल्डस्टीन। बाद में एक और साइंटिस्ट हुए रदरफोर्ड, उनका भी इसमें कुछ पार्टीशन है, बट स्टार्टिंग किसने की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, वो की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बेस जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने ही दिया था। आगे इसको इंक्रीमेंट किया है सी में, और बातें बताई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वो बताए थे रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो स्टार्टिंग किसने की, गोल्डस्टीन ने। क्या किया, ये प्रैक्टिकली डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में क्या है, सेम वही उसी टाइप का डायग्राम है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इस बार मैंने इधर एनोड को शो किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, वही देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एनोड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम पंप है, सभी उसी तरीके से है। तो क्या देखा गया कि जिस तरीके से कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी और वो अपोजिट साइड में क्या कर रही थी, फ्लोरेसेंस को डेवलप कर रही थी, सेम उसी टाइप से यहां पर क्या किया गोल्डस्टीन ने कि जो प्लेट्स है इसके सामने, एनोड के सामने जो कैथोड है उसको परफोर्टेड कैथोड की फॉर्म में लिखा। परफोर्टेड का मतलब क्या होता है, छिद्रित कैथोड, छिद्रित मतलब जिसमें कि होल्स हो, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट नहीं है, बीच बीच में होल्स है। तो कैथोड से एनोड की तरफ तो जो जा रही थी पहले की तरह, वो इस डायरेक्शन में जो जा रही है, ठीक है, राइट साइड में, आपके राइट से लेफ्ट साइड में जो जा रही है ये रेज, ये तो है हमारी क्या, कैथोड रेज। बट उन्होंने देखा कि कुछ रेज इसके अपोजिट जो परफोर्टेड कैथोड है, इसके बीच में जो होल्स है उनसे निकलती हुई सामने वाली होल पर टकरा रही है। ये एक तरीके से एक पर्दा होता है, जिंक सल्फाइड का मोस्टली यूज होता है यहाँ पर पर्दे पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, फ्लोरेसेंस को डेवलप किया, मतलब एक चमक उत्पन्न की। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जैसे कैथोड से एनोड की साइड में कुछ रेज जा रही थी, उन रेज को हमने क्या बोला, कैथोड रेज। उसी तरीके से एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड भी कुछ रेज जा रही हैं, और उन रेज को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज, या इसी का एक तो इसका नेम क्या हो गया, कैथोड एनोड रेज, या इसी का ही दूसरा नेम है कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोला इनको, क्योंकि देखिए होल्स से होकर जा रही है, और होल्स का ही दूसरा नेम क्या होता है, कैनाल। तो इसीलिए गोल्डस्टीन ने एनोड रेज को दूसरा नेम क्या दिया, कैनाल रेज, ठीक है। यही कैनाल रेज क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकली हुई है, इसीलिए ये क्या है, प्रोटॉन पर उन्होंने बताया कि कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। आगे बात करते हैं कि प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए प्रोटॉन इज द सब एटॉमिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिन पर कितना चार्ज हो, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है। क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड आगे दूसरा पॉइंट जो होगा वो यहां चेंज हो जाएगा, एंड इट्स मास इज नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो हाइड्रोजन एटम का कितना था, 1/1848 टाइम। यहां पर बिल्कुल इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोटॉन्स एक्चुअल में है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसी भी एटम के। जो रेज यहां से निकलती है, जैसे वहां से निकल रही थी वो कैथोड रेज थी, ये एनोड रेज है, और यही एनोड रेज किससे मिलकर बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज से। और उस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आपको इतना, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज पर। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज ही होती है। जैसे कि
इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या थी बच्चों? वो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। प्रोटॉन भी यानी कि एनोड रेज, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज ही, दे आल्सो मूव इन ए स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक एज कैथोड रेज। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या होता है? ये दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स। ये मेटीरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये अपने रास्ते में रखे हुए किसी भी सब्सटेंस को मूव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे हमने फैन की एग्जांपल देखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया था और ये जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट हुई थी, सेम उसी तरीके से यहां पर अगर हम करते हैं तो एनोड रेज, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड का और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट हो रही थी और ये नेगेटिव साइड में अट्रैक्ट होगी। इससे क्या प्रूव हुआ? दैट एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ आया आपको इतना? पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करती है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल की साइड में मुड़ जाती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उस साइड में। इतना क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये हीट डेवलप करती है, जैसे जो भी पार्टिकल्स में जो भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी वही यहाँ एनोड रेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफरेंस क्या है कि वहां पर वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है और ये किसको कैरी करती है? पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब बात कर लेते हैं, जैसे E अपॉन m का रेशो हमने इलेक्ट्रॉन में निकाला था, वो कितनी वैल्यू थी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11। यहाँ क्या है? E अपॉन m की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आती है? अप्रोक्सीमेट 9.58 इंटू 10 टू द पावर 8। ये आपको याद करनी होगी क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली किया हुआ है साइंटिस्ट ने, इसको आप नहीं निकाल सकते। चार्ज उन्होंने देखा तो चार्ज की वैल्यू तो वही रही, सेम वैल्यू वही रही, बट उसका चार्ज चेंज हो गया। मैंने आपको बताया कैथोड पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल की साइड में मुड़ रही है, तो इन पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। वैल्यू वही रहेगी। अगर हम मास को निकालें प्रोटॉन के तो वो कितना आ जाता है? E अपॉन m से क्या आ जाएगा? 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय 9.58 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो प्रोटॉन के मास की ये आती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको नोट करा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? हाइड्रोजन एटम के। इसीलिए हमने बोला कि a proton is the subatomic and fundamental particles of an atom which carries 1 unit positive charge and the mass is equals to hydrogen atom। उसका मास किसके इक्वल होता है? हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना? प्रोटॉन क्या है और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और किस टाइप से की, वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस पर चार्ज कितना होता है, उस पर मास कितना होता है। तो यहाँ पर हमारे दो टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो वो प्रोटॉन की डिस्कवरी में काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए फर्स्ट डायग्राम हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेकंड उसी के बेसिस पर हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कितना इजीली आप अगर इलेक्ट्रॉन को समझ पा रहे हैं तो प्रोटॉन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्रामेटिकली ऑलमोस्ट सेम है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, और मास का डिफरेंस है। उसके अलावा सभी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो दोनों की अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो एक्चुअली किसने की थी? गोल्डस्टीन ने उसके बारे में बताया था, बस उसमें कुछ पार्ट रदरफोर्ड का भी था। तो रदरफोर्ड उस टाइम तक आ चुके थे
और रदरफोर्ड ने ये बताया था, जैसे कि हम ये एक एटम ले रहे हैं, ठीक है, और इस एटम में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किसी का सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी एटम का, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई और रदरफोर्ड ने कैसे बताया इसके बारे में। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम 1 यूनिट और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो 1 प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटॉन जो है जिसको हम 1p1 से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम -1e0 से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को 1p1, क्योंकि इसका चार्ज भी 1 है, ठीक है, और मास इसका हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है जो कि 1 होता है, ठीक, इतना समझ में आया। अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है, 1 प्रोटॉन के। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जितने भी एटम्स हैं उनका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज उनका इक्वल है किसके, प्रोटॉन के, क्योंकि यूनिट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस पर होता है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मास ऑफ एटम भी किसके इक्वल आना चाहिए था, प्रोटॉन के। जैसे हम बात करें कि हीलियम एटम, ये हीलियम एटम है, हाइड्रोजन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए तो दोनों एक ही होते हैं, प्रोटॉन चार्ज भी और मास भी सेम आता है। अगर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम छोड़ दे, बाकी हीलियम का एटम होता है 2He4, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 2 है, एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो मास जो है इसका वो भी किसके इक्वल आना चाहिए था, 2 के। बट एक्चुअल में क्या है कि उसका मास कितना है, 4, जबकि प्रोटॉन उसमें 2 ही है, तो मास कितना है इसका, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस है उसमें केवल और केवल प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। वही अगर केवल उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता तो उसका मास 1, एक प्रोटॉन का मास 1 है तो 2 का कितना होना चाहिए था, 2, लेकिन है तो 4। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें प्रोटॉन्स के अलावा कोई अदर पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है, इतना समझ में आया। और वही न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। अब क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ही होता है प्रोटॉन पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस में दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। भाई 0 से मिलेगा, प्लस है, 0 से मिलेगा तभी तो प्लस का प्लस रहेगा। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मास जो है इसका इक्वल हो जाता है हाइड्रोजन एटम के ही। न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ नहीं होगा बट मास इसका हमेशा इक्वल आता है हाइड्रोजन एटम के। तभी तो क्या हो रहा है, 2He4 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, तो मास कितना आना चाहिए था इसका, 2, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 4। तो 4 कैसे आएगा, 4 में से 2 को 2 माइनस करेंगे और 2 का मतलब इसमें 2 तो प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 ही न्यूट्रॉन, 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है, तभी तो 2 1 जा 2 हो रहा है। और 1 का मतलब क्या होगा कि इसका मास भी किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट हाइड्रोजन एटम के ही इक्वल होगा, जैसे कि प्रोटॉन का होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब न्यूट्रॉन की डेफिनेशन अगर हम नोट करें तो वो क्या हो जाएगी, ए न्यूट्रॉन इज द सब एटॉमिक and fundamental particle which carries no charge, that is it is
neutral and its mass nearly equal to हाइड्रोजन एटम। ठीक है, न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो किसी भी चार्ज को कैरी नहीं करता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया था? देखिए, थिंकिंग तो कहां से आ गई थी? रदरफोर्ड से, बट उसने इसको प्रूफ नहीं किया था। प्रूफ किसने किया? चैडविक ने किया 1932 में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक बोल सकते हैं आप इनको। जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करेंगे? 1e0 से, प्रोटॉन को 1p1 से और न्यूट्रॉन को 0n1 से। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो इनके चार्जेस हैं और ऊपर इनके मासेस हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के मास के, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, डिफरेंस में अगर आपको बताऊं तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, यहां कर देते हैं, प्रोटॉन के मास की बात करें वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन का एक्चुअल मास यहां आ जाएगी, ये न्यूट्रॉन का हो, न्यूट्रॉन का एक्चुअल मास कितना होता है? 1.675 और प्रोटॉन का कोई चेंज नहीं है 1.67, यहाँ 5 की जगह बस 3 हो जाएगा। अब देखिए, इतने पॉइंट का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है और वो किसके इक्वल है? हाइड्रोजन एटम के, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास भी नियरली इसी के इक्वल होता है। ठीक है, चार्ज का डिफरेंस है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा और इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था आज का, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है कि कहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, कहां से प्रोटॉन की, कहां से न्यूट्रॉन की, और किन किन साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी की है, क्या पर उन पर चार्ज होते हैं, क्या उन पर मास होता है, उनका मास क्या होता है। ठीक है, ये सभी ऑल ओवर जो डिस्क्रिप्शन था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप आपको डायग्रामेटिकली जो मैंने सिखाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यही केमिस्ट्री का बेसिस है। और जो आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, लास्ट चैप्टर था, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों चैप्टर आपके बेसिस है केमिस्ट्री के। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? सो आज के लिए इतना ही रहेगा बस इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।